हेलो स्टूडेंट्स। तो आज मैं आप लोगों के लिए एक बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक लेकर आया हूँ। स्फेरिकल मिरर के लिए हम सभी लोग जानते हैं कि फोकल लेंथ इज इक्वल टू हाफ ऑफ द रेडियस ऑफ कर्वेचर, दैट मीन्स एफ इज इक्वल टू r/2। लेकिन वहाँ पर एक और चीज़ लिखा रहता है, फॉर स्मॉल अपर्चर, दैट मीन्स ये फॉर्मूला जो है एफ इज इक्वल टू r/2 स्मॉल अपर्चर के लिए ही करेंगे कि ऐसा क्यों, अपर्चर स्मॉल ही होना क्यों जरूरी है ना। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर हमने एक स्फेरिकल मिरर ले लिया है जिसका प्रिंसिपल एक्सिस है सीपी। अब आइए एक काम करते हैं, सीपी के पैरेलल, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल एक लाइट रेज इंसिडेंट कराते हैं। ओके, अब हमें पता है कि किसी भी स्फेरिकल मिरर में अगर कोई लाइट रे मिरर से टकराता है तो रिफ्लेक्शन के बाद वो फोकस से पास करता है। तो लेट मी ड्रॉ ओवर हियर अ लाइट रे पासिंग थ्रू द फोकस आफ्टर रिफ्लेक्शन। ओके, अब हमें एक और बात पता है कि अगर कोई भी लाइट रे किसी भी सरफेस से टकराता है तो लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन को फॉलो करता है, दैट इज एंगल आई इज इक्वल टू एंगल आर। सही है क्या? और उस लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन को फॉलो कराने के लिए हमें एक नॉर्मल ड्रॉ करने की ज़रूरत पड़ती है। सो लेट्स ड्रॉ अ नॉर्मल ओवर हियर विच इज पासेस थ्रू द सेंटर ऑफ कर्वेचर। अब ये जो नॉर्मल होगा वो सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास होगा, क्योंकि हमें पता है कि नॉर्मल जो है सरफेस पे हमेशा परपेंडिकुलर होता है, 90 डिग्री होता है। अगर बच्चों आपको नहीं पता है कि एक स्फेरिकल मिरर के केस में और सर्कल के केस में नॉर्मल अगर हमेशा सेंटर से पास होता है, तो आप ये बात समझ लीजिए कि नॉर्मल हमेशा कहाँ से पास होता है, सेंटर ऑफ कर्वेचर, यहाँ से। ठीक है क्या? अब हमें पता है कि एंगल आई इज इक्वल टू एंगल आर होगा। सही है? तो एक काम करते हैं, अज्यूम कर लेते हैं कि एंगल आई जो है यहाँ पर बन रहा है जो कि x है, और एंगल आर विच इज एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन इज ऑल्सो x बिकॉज ऑफ दिस रूल। हमने इसे यहाँ पर x कह दिया। क्लियर है क्या? अब हमें एक बात पता है कि ये जो लाइट रे है, ये लाइट रे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल है। तो अगर ये प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल है तो ये वाला एंगल इस एंगल के बराबर होगा अल्टरनेट इंटीरियर एंगल से। जेड फिगर बन रहा है ना, ऐसे ऐसे फिर ऐसे, दिस टू एंगल्स मस्ट बी सेम। तो अगर यहाँ पर x है तो ये भी x होना चाहिए। सही है क्या? अब आप ध्यान से देखो, अगर मैं इस वाले पॉइंट को m कहूँ तो आप देखोगे कि ट्रायंगल CMF एक आइसोसेल्स ट्रायंगल बन चुका है। आइसोसेल्स ट्रायंगल बन चुका है। सही है क्या? बिकॉज इसके दो एंगल्स इक्वल हैं। अब आप एक काम करो, इस पॉइंट F से इस ट्रायंगल के बेस पर एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करो। चलो कर दिया। इसका कुछ भी आप नाम रख सकते हो, CBD, लेटस दिस इज D। ठीक है? अब आप एक और बात जानते हो कि सिंस जो CM था वो CM सेंटर से उस स्फेरिकल मिरर तक का दूरी है विच इज़ द रेडियस ऑफ कर्वेचर, दैट इज R। और हम ये भी जानते हैं कि CMF एक आइसोसेल्स ट्रायंगल है। तो एक आइसोसेल्स ट्रायंगल के वर्टेक्स से अगर उसके बेस पर परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे तो वो उसके बेस को बराबर बराबर दो भाग में बांट देगा, दैट इज बाइसेक्ट करेगा, राइट। सो दिस CD विल बी R/2 एंड DM भी R/2 हो जाएगा, दैट इज CD इज इक्वल टू DM इज इक्वल टू R/2। सही है क्या? चलो यहाँ तक बात समझ में आता है। अब हमारे पास एक ट्रायंगल मिला विच इज CDF। चलो आगे देख लेते हैं। इन ट्रायंगल CDF, इस ट्रायंगल में अगर देखने की बात करेंगे तो हमें पता चलता है कि दिस लुक्स समथिंग लाइक दिस। ओके, दिस इज 90 डिग्री, D इज ओवर हियर, C इज ओवर हियर एंड F इज ओवर देयर। ओके, अब ये जो वैल्यू है दिस इज R/2 और ये एंगल x है। सही है क्या?
तो इस ट्राइंगल में हम ट्रिग्नोमेट्री इस्तेमाल कर सकते हैं। ये 90 है तो ये हमारा क्या हुआ, हाइपोटेनस। सही है, ये हमारे लिए बेस का काम, दिस इज बेस एंड दिस इज परपेंडिकुलर। तो कॉस थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, कॉस थीटा इज इक्वल टू बेस बाई हाइपोटेनस, दैट इज CD अपॉन CF। सही है, इम्प्लाइज दैट cos x इज इक्वल टू CD को हम लिख सकते हैं R/2 और CF को आप कुछ देर के लिए CF छोड़ दो। अब इसे अगर आप क्रॉस मल्टीप्लाई करते हो देन यू विल फाइंड दैट CF इज इक्वल टू R/2 इंटू कॉस एक्स। अब 1/cos x जो है sec x होता है, 1/cos x sec x होता है बिकॉज cos x इज रेसिप्रोकल टू sec x, दैट इज वाई CF को हम लोग कह सकते हैं R/2 sec x। चलो इसे याद रखना, दिस इज कंसिडर्ड टू बी इक्वेशन नंबर फर्स्ट। चलो आगे बढ़ते हैं, सही है क्या। अब देखो, अगर आप पीछे देखोगे तो फोकल लेंथ होता क्या है, फोकल लेंथ इज बेसिकली डिस्टेंस बिटवीन F एंड P, डिस्टेंस बिटवीन F एंड P। सही है क्या। तो आप यहाँ पर जब लिखना चाहोगे फोकल लेंथ इज इक्वल टू FP एंड FP को आप लिख सकते हो CP माइनस CF। सही है क्या। अब CP क्या है, CP को हम फिर से लिख सकते हैं रेडियस ऑफ कर्वेचर, लिख सकते हैं क्या, दैट इज R माइनस CF का वैल्यू क्या आया हुआ है R/2 sec थीटा, सॉरी sec x, R/2 sec x। So the student, the real formula is F is equal to R minus R/2 sec x। Got my point? ये है रियल फॉर्मूला R माइनस R/2 sec x। बट F इज इक्वल टू R/2 कैसे आएगा, R/2 कैसे आएगा। देखो इसे इमेजिन करते हैं। अब मान कर चलो कि आपके पास एक यहाँ पर फिगर दिया हुआ है और हम क्या करेंगे, इसके अपर्चर को छोटा करने की कोशिश करेंगे। अब सोचो जितना ये अपर्चर छोटा होगा, जितना ये अपर्चर छोटा होगा, गॉट माई पॉइंट, जितना ये अपर्चर छोटा होगा उतना ही ये वाला एंगल, ये एंगल भी छोटा होता जाएगा क्या, दैट इज x छोटा होता जाएगा। और कितना छोटा होगा, कितना छोटा होगा, तो इफ अपर्चर इज वेरी स्मॉल, इफ अपर्चर इज वेरी स्मॉल, अगर अपर्चर बहुत छोटा होता है देन x इज लगभग अप्रॉक्सीमेटली 0, x लगभग कितना हो जाएगा 0 डिग्री हो जाएगा। अब हम यहाँ पर पुट करके देख लेते हैं, अगर x 0 होगा देन f इज इक्वल टू f लगभग कितना हो जाएगा R माइनस R/2 sec 0 डिग्री, और sec 0 डिग्री का वैल्यू कितना होता है 1 होता है 1, दैट इज वाई f इज इक्वल टू R माइनस R/2 sec 0 का 1 हो गया एंड इट वुड बी f इज इक्वल टू R/2, R माइनस R/2 कितना होगा R/2। और यही कारण है बच्चों, यही कारण है कि लिखा रहता है कि फॉर स्मॉल अपर्चर। एक बार फिर से देखो, आप एक बार फिर से देखो, यही कारण है। देखो अगर ये स्मॉल अपर्चर जितना छोटा होगा वो x उतना ही छोटा हो जाएगा, और अगर x छोटा होगा दैट इज x नियरली 0। बात समझ में आया क्या, क्लियर है। और इस प्रकार से हमें ये पता चलता है कि f इज इक्वल टू R/2 ओनली इफ अपर्चर ऑफ द स्फेरिकल मिरर इज स्मॉल। धन्यवाद।